देश की हालात पर चर्चा करने के लिए आज सुरेंद्र कानिया ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहिल साहब। सिराज साहब, आज जो देश के हालात हैं, 2022 के चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक हैं। आपकी पार्टी का इस चुनाव के प्रति विपक्ष की एकता पे जोर रहेगा या आपकी पार्टी अकेले इस चुनाव मैदान जाएगी? मेरा ये मानना है कि जो भी विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, यहाँ जो है मतदाताओं को उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो वास्तव में जन प्रतिनिधित्व कानून की जो मूल भावना है उसके हिसाब से जो है उनका ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करे। जात पात, धर्म, पैसा, ताकत, बाहुबल, इन चीजों से ऊपर उठ के मतदाताओं को पहली बात तो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। जो लोग तालमेल करते हैं, मौका परस्ती दिखाते हैं, चुनाव के वक्त दल बदल करते हैं, या जो बड़े दल हैं वो छोटे दलों को लालच देके या डरा धमका के ईडी सीबीआई की धमकी देकर उनको अपने पाले में लाते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम भी मतदाताओं को करना चाहिए। और ऐसे किसी भी विधायक के चुनाव में जो लोग लड़ रहे हैं नहीं जिताना चाहिए जो व्यक्ति ईमानदारी से जनप्रतिनिधित्व कानून की भावनाओं का क्रियान्वयन करने में अक्षम है। देखिए सिराज साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये जो आपने कहा कि मतदाताओं को ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो जन अधिनियम कानून की वकालत करते हो, जो जनता का ध्यान रखते हो, ऐसे दलों से दूर रहना चाहिए जो चुनाव के समय गठबंधन करते हो, ऐसे दलों से दूर रहना चाहिए जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो ऐसा कौन सा दल है जो इनसे अलग दिखाई देता हो आपको? नहीं, मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि हर दल में नकारात्मकता को अपनाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो और 50 छोटी मोटी पार्टियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लोग चुनाव में प्रत्याशी को उतारें, तो अगर सपोज दैट एक सीट पे जो है समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो उस वक्त मतदाताओं को यह देखना चाहिए कि जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनमें से सबसे योग्य और सक्षम कौन है। वो भले ही किसी एक छोटी पार्टी का ही क्यों ना विधायक का प्रत्याशी हो, उसको वोट देना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। योग और सक्षम का अंदाजा कैसे लगाया जाए? योग और सक्षम का अंदाजा जो है उसकी जो कार्य प्रणाली है या जो उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है। अब जैसे मुख्तार अंसारी हैं, उनको सब जानते हैं। ये अजय मिश्रा उर्फ टेनी राज्य मंत्री हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी, आरोपी बने हुए केंद्र में मंत्री, उनको सब जानते हैं। राजा भैया हैं, उनको सब जानते हैं। अतीक अहमद है, उनको सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी है, उनको सब जानते हैं। अखिलेश यादव है, उनको सब जानते हैं। अब अगर अखिलेश यादव और जयंत में देखा जाए कि कौन प्रतिनिधि बनने के लायक है, तो मैं एक पत्रकार और एक नेता होने के नाते कहेंगे कि जयंत का भविष्य उनसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जयंत खुद काबिल है, शरीफ है, सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है, दंगे लड़ाई की बात नहीं करता है, विकास की बात करता है। अखिलेश तो जो है अपने बाप की खेती को काट रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री के लिए मुलायम सिंह आगे थे, जीत के उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो एक तरह से जनादेश का भी उल्लंघन किया मुलायम सिंह यादव ने। जनता ने वोट उनको दिया था, ना कि अखिलेश को। राजशाही थोड़ी चल रही है। लोकतंत्र में जिसको वोट मिला है उस आदमी को। इसी तरह भी बीजेपी ने चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, आपने एक एमपी को जो है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप अनैतिक कृत्य कर रहे हो, आप गलत चीजों को कर रहे हो। कायदे से हर पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए और प्रॉपर वे में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह कि जनता ही इन गलत नेताओं को सबक सिखा सकती है। अगर एक प्रोफेसर चुनाव लड़ रहा है, एक शिक्षित आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ एक सरमायादार लड़ रहा है, बदमाश लड़ रहा है, पैसे वाला लड़ रहा है, जाति विशेष का लड़ रहा है, तो आप उसको अगर वोट देते हैं तो व्यवस्था कभी नहीं बदल सकती। इस अव्यवस्था के जिम्मेदार मतदाता है। सरमाएदारों पे आपने कहा कि कम से कम आदमी ये सोचता है कि एक सरमाएदार है, उसके बाद पहले से बहुत पैसा है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसकी जमीन है, जायदाद है, खेती है, बाड़ी है,
फैक्ट्रियां हैं, उसके बाद पहले से है। अगर वो चुनाव लड़ने आ रहा है, उसके मुकाबले में वो छाछ का जला हुआ है। पिछली बार उसने जिसको वोट दिया था वो बड़ा ईमानदार, बड़ा शरीफ, बड़ा कमजोर सा था, लेकिन जीतने के बाद उसने सबसे पहले अपना घर भरना शुरू किया। तो आदमी ये ना माने कि सरमाएदार जो है उसको चुन लिया जाए, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है, ये कम खाएगा। लेकिन जो सरमायादार लोग हैं वो पॉलिटिक्स को सेवा के बजाय बिजनेस बनाए हुए हैं। आज जो सरमायादार लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वो समाज सेवा की नीयत से नहीं आते। वो तो ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर 10 करोड़ रुपया है तो हम चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च करके सत्ता में काबिज होकर 50 करोड़ बनाएंगे। और यही हो रहा है कि जो अमीर हैं नेता वो अमीर होते जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर एफिडेविट उठा के देखिए, जो नेता लोग एफिडेविट देते हैं नॉमिनेशन के वक्त, आप हर 5 साल में उसकी आय बढ़ जाती है। तो अरे भाई कहां से बढ़ जाती है तुम्हारी आय? इसका मतलब तुम राजनीति में ईमानदारी से नहीं रहे हो। तुमने जो है अपनी धन संपदा को जो है बढ़ाने का काम किया है। तो उस आदमी को तो चुनाव आयोग को भी हर प्रत्याशी के बारे में जनता को बताना चाहिए कि इस आदमी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, ये जीता, ये मंत्री बना, लेकिन इस वक्त जो है इसकी आय 10 गुनी बढ़ गई है। तो जनता जनार्दन को जो है जागरूक बनना पड़ेगा और इन नेताओं को सबक सिखाना होगा। नहीं जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर वो कौन सा दल, कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी, कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें इस तरह के लोगों की बहुतायत नहीं है? तो ये जनता किसके साथ जाए? मेरा सिर्फ सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि सभी पार्टियों में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। जिस जगह पे, जिस विधानसभा में जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं विभिन्न पार्टियों के, उनमें जो सबसे ज्यादा ईमानदार हो उस व्यक्ति को जो है जनता को वोट देना चाहिए। वो चाहे धन संपदा के मामले में किसी दूसरे प्रत्याशी से कमजोर ही क्यों ना हो। तो 2014 के बाद तो ये देखा गया कि इस तरह के उम्मीदवार जो थे, जो विजयी होके आए, उनको सबसे पहले खरीदा गया बहुमत सिद्ध करने में। हाँ, तो इसके लिए जो बहुमत सिद्ध करने के लिए खरीदने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए मेरा एक सुझाव और है राजनेताओं को और चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े जो विद्वान लोग देश चला रहे हैं उनके लिए, कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट पहले घोषित करें हर दल या गठबंधन, और उसके बाद ये बाध्यता हो जाए संविधान में, चुनाव प्रक्रिया में, कि सरकार 5 साल जरूर चलेगी। अब किसी को बहुमत नहीं मिला अगर, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उस पार्टी का तो मुख्यमंत्री बने। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के भी तो कहते हैं कि इस दल को मोदी जी ने शामिल किया अपनी पार्टी में, तो इसके 1 राज्य मंत्री बनेगा, 1 कैबिनेट मंत्री बनेगा अगर उसके 6 सांसद हैं। कैलकुलेशन निकालते हैं, 2 कैलकुलेशन ईमानदारी से जनता के बीच में पहले निकाल लो कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और अखिलेश मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मायावती मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रियंका या कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, 4 है मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये चारों के दल और गठबंधन है, ये लोग चुनाव लड़े, जिसको ज्यादा सीटें मिले उसका तो बनेगा मुख्यमंत्री। गणित तो हर चीज की बन सकती है, जिसको उससे कम बने उसका बनेगा डिप्टी सीएम, उसको कम मिलेंगे तो वो नीचे कैबिनेट मंत्री उनके मिलेंगे, और सरकार हर हाल में 5 साल चलेगी। खरीद फरोख्त की जो बात आपने कही वो उस पर विराम लग जाएगा, सरकार तो बनना ही है। खरीद फरोख्त तब होती है जब किसी को सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो लोगों को, दल को तोड़ते हैं, विधायक तोड़ते हैं। ये दल बदल कानून ही गलत है मेरे हिसाब से। दल बदले कोई आदमी तो उसको दल बदलना चाहिए तो कंडीशनल होना चाहिए। कोई ईमानदार आदमी निर्दलीय जीत गया, उसको अगर कोई पार्टी सरकार बनाने में मदद लेती है तो उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व और कर्तव्य तो 5 साल का देखा जाएगा कि वो उसमें गया सरकार में मदद करने में, तो उसने जनता के लिए क्या किया। अगर उसने जनता के लिए किया तो अगली बार वो चुनाव जीतने का हकदार है, और अपने लिए किया तो वो हारने के लिए हकदार है। सरकार अस्थिर नहीं होगी। सिरा साहब, आपकी लिबरल पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? मेरी लिबरल पार्टी का तो ये मानना है, हमारी पार्टी तो इतनी बोल्ड है और क्लियर कंसेप्ट है एकदम। हम कहते हैं कि हमने जो है लखनऊ मध्य से अपना प्रत्याशी उतारा, और ये चैलेंज के साथ मैं प्रचार करता हूं कि लखनऊ मध्य में जितनी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे मेरे प्रत्याशी की तुलना कीजिए, उसकी काबिलियत। भाई विधायक कौन बनना चाहिए? जो बढ़िया संविधान के अनुरूप कानून बनाए, जनहित के लिए काम करे। माफिया को तो जरूरी नहीं है, पैसे वाला तो जरूरी नहीं है, योग्य व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी योग्य थे ना,
तो योग्य आदमी को इतिहास में दर्ज होता है। उठाई गिरोह को तो जो है आप सत्ता हासिल करने के लिए आप बदमाशों को, उठाई गिरोह को, पैसे वालों को विधायक और एमपी बना सकते हो, लेकिन उनका तो तुम इस्तेमाल ही करोगे। तो जो योग्य आदमी होगा उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर मेरी पार्टी का प्रत्याशी किसी भी प्रत्याशी से 19 है तो हमें एक वोट भी ना दो, चैलेंज है हमारा, हमें एक वोट नहीं चाहिए। दूसरा भाई जो है, चाहे बीजेपी का है, चाहे आम आदमी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे सपा का है, चाहे बसपा का है, चाहे सुहेल देव पार्टी का है, चाहे AIM का है, चाहे कौमी तंजीम का है, चाहे किसी छोटी बड़ी पार्टी का, आप उसको वोट दे दो। जिस दिन राजनीतिक दल इस कसौटी पे चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा कि खुद से नेता ये तय करे कि मेरा प्रत्याशी ईमानदार है कि नहीं, तब ओढ़ मच जाएगी। अभी ओढ़ मचती है कि हमारे पास मुख्तार अंसारी है, तो हमारे पास अतीक है, तो बीजेपी कहती है हमारे पास राजेश मिश्रा उर्फ टेनी है, जो चढ़ा देते हैं गाड़ियां किसानों के ऊपर। मतलब बदमाशी में कंपटीशन हो रहा है, पैसे में कंपटीशन हो रहा है कि मेरे साथ टाटा है तो मेरे साथ अडानी है तो मेरे साथ बिरला है। इसकी जगह अगर ये हो जाए कि मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्तित्व वाला आदमी है, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व वाला आदमी है, तुम ऐसा आदमी लेके आओ चुनाव मैदान में और चुनाव जीतो। जिस दिन ये व्यवस्था लागू होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। ये जो नए 18 से 21 साल के मतदाता बन रहे हैं जी, इसमें से 60% लोगों को यही नहीं मालूम है कि शास्त्री जी थे कौन। तो इसमें भी ये जो नए मतदाता आपके देश में आ रहे हैं जी, ये जिन मतदाताओं की संख्या 20% से ऊपर है, जी, इन 20% मतदाताओं को यही नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमको आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी इसके मतलब क्या है। तो अगर आप उन बातों को ले जाना चाहते हैं तो आपको तो फिर से स्कूल खोलना पड़ेगा, एक तरह से पूरा ले जाना पड़ेगा, इनको आपको सिखाना पड़ेगा संविधान, शिक्षा और शिक्षित करने में आपका समझ आएगा। आपकी इस बात का ये जवाब है कि आज डिजिटल युग में एक क्लिक पे सब कुछ है। जब हम OTT पे कौन सी फिल्म जो है वल्गर है, कौन से लव स्टोरी है, कौन से में ज्यादा क्राइम स्टोरी है, कौन सी रहस्यमय फिल्म है, उसको ट्रेस करके देख लेते हैं। आज हम जो है OTT पे और YouTube पे और Google पे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। युवा बहुत इंटेलिजेंट है, उन तक सिर्फ मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, और ये काम तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। 403 विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीटों का पूरा नक्शा जो है व्हाट्सएप पे लोगों के भेज दे इलेक्शन कमीशन। अभी तो भेजता है कि वोटर बनिए, विकलांग लोग वोटर बनिए, फॉर्म 7 भरिए, जो मर गए उनके नाम हटा दीजिए, नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरिए। कहते हैं ना 3 जेंडर वाले भी वोटर बने, जागरूकता कर रहे हैं ना, पूरे दिल्ली में बसें पोर्ट दी है ना। वो चीज अगर डिजिटल लड़के लड़कियां, जिन युवाओं की बात आप कर रहे हो, उनको भेजा जाता है कि आपके क्षेत्र में दिल्ली की ये 7 लोकसभा में, 70 विधानसभा में ये 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसकी इतनी एसेट, इसकी ये इतना पढ़ा, ये पूरी चीजें अगर व्हाट्सएप पे उनको भेजी जाए और ये कहा जाए कि आप इसको देखो, आपका हक है, आपका अधिकार है अच्छे आदमी को चुनना, या किसी को जो आपको अच्छा लगे उसको चुनना, ये तो विशेष अधिकार है मतदाता का। किसी को कोई पैसे वाला आदमी पसंद है तो भाई वो उसकी मर्जी है, लोकतंत्र में यही तो ताकत है। लेकिन अगर ईमानदारी से हम चीजों को पहुंचा देंगे मतदाता तक, तो मतदाता धीरे धीरे जागरूक होगा, और जागरूक होने के बाद वो अच्छे लोगों को चुनेगा। भारत में आदिकाल से व्यक्ति पूजा का तरीका रहा है, यहाँ व्यक्ति पूजा की गई जी। पहले भगवानों के रूप में व्यक्ति पूजा हुई है, वो व्यक्तित्व थे, व्यक्ति नहीं थे। ये ईश्वर, ये भगवान, ये पैगंबर। सेंसिटिव होता है भारतीय इन मामलों में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। उसके बाद जब देश की आज़ादी की लड़ाई लगी तब भी व्यक्ति पूजा हुई। ये नेहरू थे, ये गांधी थे, और ये जिन्ना थे, ये मौलाना जौहर थे, ये मौलाना आज़ाद थे, तब भी व्यक्ति पूजा हुई। उसके बाद आने के बाद जब सरकारें बनना शुरू हुई तो नेहरू से व्यक्ति पूजा शुरू हुई, और आज व्यक्ति पूजा इतनी ऊपर आ गई है कि अब मोदी की पूजा होती है, अब योगी की पूजा होती है, अब राज्यों के मुख्यमंत्री पूजे जाते हैं, अब ममता की भी पूजा होती है, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति जो लगाव होता है। तो ऐसे में उनके द्वारा दिए गए उम्मीदवार को ही आदमी सर्वमान समझता है, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति पूजा की जो भावना है, मोदी जी ने दिया है तो अच्छा कैंडिडेट होगा, ममता ने दिया है तो अच्छा कैंडिडेट होगा, अखिलेश ने दिया है तो पुरानी गलतियां माफ करके अच्छा कैंडिडेट हो गया होगा,
चूंकि व्यक्ति पूजा है। तो आपकी लिबरल पार्टी इस व्यक्ति पूजा से अलग जाकर किस तरह से काम करेगी? मेरा ये मानना है कि व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अगर वही मान कह रहा लीजिए हूं, ना होना चाहिए नहीं, जब है हाँ। इस देश के ब्लड में है, डीएनए में व्यक्ति पूजा, उससे आप बाहर कैसे लाएंगे? तो व्यक्ति पूजा अगर है और किसी एक गलत आदमी की व्यक्ति जो है वो पूजा कर रहा है, मतदाता जो है उसको भगवान मान के जो है जनादेश दे रहा है, तो उसमें आप इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि 2014 में मोदी जी आए थे जिन वादों के साथ, और फिर 2019 में भी मोदी जी जीते, तो जनता ही ने वोट दिया ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यक्तियों की पूजा अलग अलग हो गई। कुछ लोग जो है मोदी जी के भक्त हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के भक्त हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। कांग्रेस के नकारापन की वजह से क्षेत्रीय नेता जो है उभर गए, जैसे आपने नाम लिया, अखिलेश हो गए, ममता हो गए, जगन मोहन रेड्डी हो गए, 50 लोग हैं जो क्षेत्रीय तौर पे उभर गए। लेकिन मेरा फिर वहीं पे कहना यह है कि आप व्यक्ति की जो है पूजा उसके कर्तृत्व से करो, उसके नाम और धर्म से ना करो। क्योंकि अगर आप कर्तृत्व के हिसाब से करोगे तो एनालिसिस करके आप वोट दोगे उसको, उस हिसाब से तय करोगे आप। अगर आप सिर्फ एक उसमें भावनाओं में बह जाते हो कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, अरे कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, राहुल ने देश के लिए क्या किया ये देखना चाहिए। मोदी जी जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के 70-75% हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया 7.5 साल में, मतदाता को ये सोचना होगा, मेरा ये मानना है, और उस हिसाब से वोट देना होगा। अब अगर ऐसे ही व्यक्ति की पूजा ही करते रहेंगे तो वो स्थिति भी खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, कि जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो इतना बड़ा गैप आ जाता है उसमें कि अब जैसे मोदी जी जो है उनका महिमा मंडन है, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनके अनुयायी हैं या जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भगवान ना करे, सबको ऊपर जाना है, कोई अमृत पी के नहीं आया, मोदी जी जब नहीं रहेंगे तो व्यक्ति जब नहीं रहेगा, इसलिए व्यक्ति की पूजा के बजाय संस्थान की पूजा होना चाहिए, कार्य की पूजा होना चाहिए, व्यवस्था की पूजा होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे जी, उनमें लिबरल पार्टी किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है? लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया को जो है कई जगह से जो है लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुकता दिखा रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। लेकिन फिर वही मेरा कहने का है कि जब जिन जगहों पे हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, जो बात का हम जो बखान करते हैं, जिसको हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं, तभी हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। नहीं तो हम उस व्यक्ति का समर्थन कर देंगे कि जो व्यक्ति हमें सही लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि गाजियाबाद सीट पे बीजेपी कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे जिसका व्यक्तित्व मेरी विचारधारा से मिलता हो, तो मैं कहूंगा बीजेपी को वोट दे दे जनता। और समाजवादी पार्टी देती है नोएडा से किसी ऐसे आदमी को जो बीजेपी के और कांग्रेस के और बसपा के कैंडिडेट पे भारी, तो मैं कहूंगा उसको दे दीजिए। आप मेरी बात की गहराई को समझिए। मैं हर उस जगह पे उस कैंडिडेट का समर्थन करूंगा जो कैंडिडेट हम उस पैरामीटर पे जो है देखना चाहते हैं, जिस पैरामीटर पे हम कैंडिडेट देना चाहते हैं। तो हम कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम उस पार्टी को जो है जिताने का काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिनिधि ऐसा जाना चाहिए जो विधानसभा की शोभा बढ़ाए, ना कि जेल की शोभा बढ़ाए, कि विधायक तो बन जाए और मुख्तार अंसारी की तरह जो है हमेशा जेल में ही उसका टाइम बीते। ये थी हमारी लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल से बातचीत। सिराज साहिल के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया।